दबाव इतना बढ़ गया है कि अब जल्द ही मोदी कैबिनेट से 6 चेहरों की छुट्टी होने वाली है। मोदी के कैबिनेट में होने जा रहा है सबसे बड़ा फेरबदल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीआरबी में। क्या मोदी सरकार में बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पूरी टीम बदलने की तैयारी कर चुके हैं? क्या लगातार मिल रहे फीडबैक और विपक्ष के साथ साथ जेनजी के बढ़ते विरोध के बीच अब सरकार अपनी रणनीति बदलने जा रही है? और सबसे अहम, सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई धर्मेंद्र प्रधान और हरदीप सिंह पुरी जैसे बड़े चेहरों की मोदी कैबिनेट से छुट्टी होने वाली है? क्या वित्त मंत्रालय की कमान भी बदली जा सकती है? क्या निर्मला सीतारमन की जगह किसी नए चेहरे को जिम्मेदारी दी जा सकती है? इन दिनों सोशल मीडिया पर लगातार राजनीतिक गलियारों से लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में मोदी कैबिनेट के बड़े फेरबदल की चर्चा तेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने फैसलों से हमेशा सभी को चौंकाते रहे हैं। साल 2014 के से लेकर अब तक के वो कई बार कैबिनेट में फेरबदल कर चुके हैं। अगर इस बार भी बदलाव होता है तो ये मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला और कुल मिलाकर लगभग पांचवा बड़ा कैबिनेट विस्तार या फेरबदल माना जा सकता है। यही वजह है कि दिल्ली से लेकर पूरी सोशल मीडिया तक हर जगह एक ही सवाल पूछा जा रहा है, आखिर मोदी इस बार किन चेहरों पर भरोसा करेंगे और किन मंत्रियों की जिम्मेदारी बदली जा सकती है और किन को आउट किया जा सकता है। अब जरा ये हेडलाइन देखिए, मोदी कैबिनेट से बाहर हो सकते हैं ये 6 मंत्री, 9 नए चेहरे शामिल होने की सुगबुगाहट। धर्मेंद्र प्रधान और हरदीप सिंह पुरी की मोदी कैबिनेट से छुट्टी हो सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का मंत्रालय बदले जाने और आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को नया वित्त मंत्री बनाए जाने की सुगबुगाहट है। सूत्रों के मुताबिक आपको बता दूं, मोदी मंत्रिमंडल में यह बड़ा फेरबदल अगले कुछ हफ्तों में हो सकता है। अब जानते हैं उन 6 नामों को जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, और इन नामों में पहला नाम है धर्मेंद्र प्रधान। सबसे पहले बात धर्मेंद्र प्रधान की। वो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं, लेकिन हाल के दिनों में शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा विवाद और विपक्ष के लगातार हमलों के कारण सोशल मीडिया पर उनके मंत्रालयों को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। और यही सबसे बड़ी वजह है कि राजनीतिक एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि उनका विभाग जो है बदला जा सकता है या उनको आउट किया जा सकता है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान को लेकर इस्तीफे की मांग लगातार जेनजी और विपक्ष कर रहा है। क्यों हटाया जा सकता है? धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री रहते 5 बड़ी लापरवाही हुई है। 2026 में नीट पेपर लीक, सीबीएसई बोर्ड की कॉपी चेकिंग में गड़बड़ी, यूजीसी इक्विटी गाइडलाइंस, 2024 में यूजीसी नीट पेपर लीक और 2020 में आई नई शिक्षा नीति के लागू होने में देरी। इसके चलते केंद्र सरकार बार बार बैकफुट पर दिखी। और अब दूसरा नाम है हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी, एप्स्टीन फाइल याद ही होगा आप सबको दोस्तों, भूले नहीं होंगे। साथ ही पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरता रहा है। ऐसे में सोशल मीडिया पर यह चर्चा भी तेज है कि हरदीप सिंह पुरी को भी आउट किया जा सकता है मोदी जी के न्यू कैबिनेट से। अब मेन वजह क्या है उनको हटाए जाने की, वो भी बताती हूँ। इसका सबसे बड़ा रीजन है एप्स्टीन फाइल। एप्स्टीन फाइल में पुरी का नाम जुड़ा। फरवरी में कांग्रेस ने खुला दावा किया कि 2014 से 2017 के बीच पुरी ने जेफरी एप्स्टीन से 62 ईमेल एक्सचेंज किए और 14 मीटिंग्स की। उन्हें हटाने की एक वजह उनकी उम्र भी हो सकती है। 74 साल की पुरी पिछले 9 साल से मंत्री है। तीसरा नाम है रवनीत सिंह बिट्टू, रेल राज्य मंत्री। पंजाब के पूर्व सीएम के पोते रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस में 3 बार लोकसभा सांसद बने। मार्च 2024 में बीजेपी से जुड़े, फिर राज्य मंत्री बने। अगस्त 2024 में राजस्थान से राज्यसभा पहुंचे। क्यों हटाए जा सकते हैं? 3 जून को बिट्टू ने अगले साल होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव में उतरने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा कि मैंने लोकसभा और राज्यसभा में 17 साल पूरे कर लिए हैं। मैंने अपना सामान पैक कर लिया है और पंजाब जाने के लिए पूरी तरह के तरीके से तैयार हूं। 4 जून को बीजेपी ने राज्यसभा के लिए 11 उम्मीदवारों की जो है लिस्ट जारी की। इसमें बिट्टू का नाम नहीं था। 21 जून 2026 को उनका राज्यसभा कार्यकाल खत्म हो गया। बिट्टू भारतीय जनता पार्टी को पंजाब की सत्ता तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। लुधियाना की किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। चौथा नाम दोस्तों है पंकज चौधरी, जो है
वित्त राज्य मंत्री। आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की महाराजागंज सीट से 7 बार के लोकसभा सांसद पंकज चौधरी जुलाई 2021 से वित्त राज्य मंत्री हैं। दिसंबर 2025 में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। क्यों हटाया जा सकता है इनको, क्यों आउट किया जा सकता है, वो बताती हूँ। बीजेपी की इंटरनल पॉलिसी एक व्यक्ति एक पद के चलते चौधरी को मोदी कैबिनेट से मुक्त किया जा सकता है, ताकि 2027 यूपी विधानसभा और 2029 लोकसभा चुनाव के लिए उनका पूरा फोकस संगठन और इलेक्शन मैनेजमेंट पर रहे। अब इसमें पांचवा नाम है हर्ष महलोत्रा का, जो सहकारिता राज्य मंत्री है। 2015-2016 में पूर्व दिल्ली नगर निगम के महापौर बने। 2024 में पूर्वी दिल्ली से सांसद और मोदी कैबिनेट में राज्य मंत्री बने। मई 2026 में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष बने। अब इनको क्यों हटाया जा सकता है वो बता देती हूँ। बीजेपी की एक व्यक्ति एक पद की नीति के तहत 62 साल के महलोत्रा को कैबिनेट से हटाया जा सकता है। अब जॉर्ज कुरियन अल्पसंख्यक मामले की राज्य मंत्री ये है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के वकील रह चुके हैं। जून 2024 में मोदी सरकार में राज्य मंत्री बने। अल्पसंख्यक कार्य और पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय का जिम्मा संभाला। अगस्त 2024 में मध्य प्रदेश से राज्यसभा पहुंचे। इनका इस्तीफा क्यों दिया गया, ये इस्तीफा हो गया है। 23 जून को मोदी कैबिनेट के इकलौते ईसाई मंत्री कुरियन ने इस्तीफा दे दिया। इसकी एक वजह अप्रैल मई में हुआ केरलम विधानसभा चुनाव भी है। भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद से कम जो है नतीजे मिले। 65 साल के कुरियन ने भी चुनाव लड़ा, लेकिन वो तीसरे नंबर पर रहे। तो ये 6 नाम थे जिनकी चर्चा चल रही है, जिनमें से कुरियन ने जो है इस्तीफा दे दिया है और आगे जो मैंने 5 नाम बताए हैं वो आउट हो सकते हैं। अब मोदी जी के न्यू कैबिनेट में, न्यू मंत्रिमंडल में किस किस की एंट्री हो सकती है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। इसमें पहला नाम है शक्तिकांत दास का। ये कौन है? तमिलनाडु कैडर के 1980 यानी कि 1980 बैच के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर शक्तिकांत दास पीएम मोदी के प्रधान सचिव 2 हैं। आर्थिक मामलों के सचिव, राजस्व सचिव, 15वें वित्त आयोग के सदस्य, G20 शोरपा और 2018 से 2024 तक आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। एंट्री क्यों हो सकती है इनकी? मोदी सरकार के बड़े आर्थिक फैसले, नोटबंदी और जीएसटी लागू करने में दास की अहम भूमिका रही। बतौर आरबीआई गवर्नर 3 बार कार्यकाल विस्तार मिलना और उन पर मोदी के भरोसा का सबूत है। इस दौरान दास ने भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखा, डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा दिया और बैंकिंग रेगुलेशन मजबूत किया। सरकार को पूरी उम्मीद है कि प्रशासनिक और आर्थिक समझ रखने वाले दास वित्तीय स्थिति को जो है मजबूत करेंगे, इसलिए उनकी एंट्री हो सकती है। दूसरा नाम है अनुराग ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल के बेटे हैं। बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे हैं। हमीरपुर जो है लोकसभा सीट से लगातार 5वीं बार सांसद बने। एंट्री क्यों हो सकती है इनकी नए कैबिनेट में? मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में अनुराग राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। तब बतौर सूचना एवं प्रसारण मंत्री उनका रिपोर्ट कार्ड अच्छा था। अगले साल हिमाचल में विधानसभा चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अनुराग के बीते युवा वोटर्स को लामबंद करके मौजूदा कांग्रेस सरकार हटाया जाए और सत्ता में आया जाए। अब अगला नाम है वीडी शर्मा। मध्य प्रदेश से आने वाले वीडी शर्मा पुराने स्वयंसेवक माने जाते रहे हैं। 3 दशक तक आरएसएस और एबीवीपी में काम किया। 2013 में बीजेपी में एक्टिव हुए। 2020 से 2025 तक भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष रहे। अभी खुजराहो से लगातार दूसरी बार सांसद है। इनकी एंट्री इसलिए हो सकती है क्योंकि मध्य प्रदेश के ज्यादातर राष्ट्रीय नेताओं को राज्य की राजनीति तक सीमित कर दिया गया है, जैसे नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल। 55 साल के वीडी शर्मा को केंद्र में मंत्री पद देकर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश से अगली पीढ़ी के राष्ट्रीय नेता तैयार करना चाहती है। पार्टी में वीडी की छवि मजबूत संगठनकारी नेता की है। उनके अध्यक्ष रहते बीजेपी ने 2024 में मध्य प्रदेश की सभी 29 जो लोकसभा सीट है यानी कि 29 लोकसभा सीटें जीती। अगला नाम है तरुण चुग। ये है पंजाब के अमृतसर से आते हैं। आरएसएस का बैकग्राउंड है। 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन जीते नहीं। 2018 से वो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव है। इनकी एंट्री इसलिए हो सकती है क्योंकि हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने पंजाब के कोटे से चुग को मध्य प्रदेश से उतारा और वो जीते भी। चुग को रवनीत सिंह बिट्टू की जगह राज्यसभा सीट मिली और अब वो मंत्री पद भी उनको मिल सकता है, ऐसी संभावना है। अगला नाम है राघव चड्ढा। चार्टर्ड अकाउंटेंट से वो नेता बने। अरविंद केजरीवाल के जो है करीबी रहे। 2020 में दिल्ली के राजेंद्र नगर से विधायक और दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष बने। 2022 में पंजाब से राज्यसभा पहुंचे। इनकी एंट्री इसलिए हो सकती है मोदी कैबिनेट में। अप्रैल में राघव ने आम आदमी पार्टी के 6 अन्य राज्यसभा सांसदों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी की कोशिश है कि अगले साल पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनावों में राघव के बूते
यानी कि राघव के बलबूते आपको हराना। दरअसल पंजाब के पिछले विधानसभा चुनाव में राघव ने आम आदमी पार्टी के लिए ग्राउंड वर्किंग और इलेक्शन मैनेजमेंट किया था। उन्हें आपकी अंदरूनी बातें पता है, इसलिए राघव को बीजेपी कोई अच्छा पद दे सकती है, ऐसा माना जा रहा है। अगला नाम है इस लिस्ट में श्रीकांत शिंदे का। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे हैं। कल्याण सीट से लगातार तीसरी बार सांसद रह चुके हैं। एंट्री क्यों हो सकती है इनकी मोदी कैबिनेट में, मैं आपको बता दूं, शिवसेना उद्धव गुट के 6 लोकसभा सांसद तोड़ने के लिए हुए ऑपरेशन टाइगर में एक श्रीकांत ने अहम भूमिका निभाई। इनाम के तौर पर मंत्री पद इनको मिल सकता है। सातवां नाम है संजय दीना पाटिल। राजनीति शुरू की उन्होंने एनसीपी से। मुंबई की भांडुप से विधायक रहे। 2009 में उत्तर पूर्वी मुंबई से लोकसभा सांसद बने। 2022 में शिवसेना उद्धव से जुड़े और 2024 में दोबारा लोकसभा सांसद बने। एंट्री इनकी इसलिए हो सकती है क्योंकि ऑपरेशन टाइगर के चलते पाटिल शिवसेना शिंदे में आए हैं। बागी होने के इनाम के तौर पर संजय को भी मंत्री पद मिल सकता है। इसके पीछे स्ट्रेटजी है शिवसेना उद्धव को और कमजोर करना, भारतीय जनता पार्टी वाले महायुति गठबंधन को मजबूत करना। और अगला इसमें नाम है काकोली घोष दस्तीदार, जो इस वक्त चर्चाओं का विषय बना हुआ है। डॉक्टर से नेता बनी काकोली पश्चिम बंगाल की बरासात सीट से लगातार चौथी बार सांसद हैं। टीएमसी की संस्थापक सदस्य और पूर्वी सीएम ममता बनर्जी की करीबी रही काकोली। इनकी एंट्री इसलिए हो सकती है कि काकोली नेतृत्व में 20 टीएमसी सांसद बागी हो गए हैं। बाद में एनसीपीआई से जुड़े और बीजेपी को सपोर्ट दिया। इस टूट के इनाम के तौर पर काकोली को मंत्री बनाया जा सकता है। नवा नाम है अरुण गोविल। ये कौन है ये भी बता देती हूँ। रामायण सीरियल में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल 2021 में वो बीजेपी से जुड़े। 2024 में उत्तर प्रदेश की मेरठ लोकसभा सीट से सांसद बने। इनकी एंट्री इसलिए हो सकती है क्योंकि अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। सोशल इंजीनियरिंग के तहत गोविल को मंत्री बनाया जा सकता है। गोविल पश्चिमी यूपी के वैश्य समाज से आते हैं। उनके बूते पर भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व और संस्कृति के मुद्दे को भुना सकती है, ऐसा माना जा रहा है। ये वो 9 नाम मैंने आपको बताए जिनकी एंट्री नए मोदी कैबिनेट में हो सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं उन चेहरों की जिनके मंत्रालय बदले जा सकते हैं, वो भी मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ। इसमें पहला नाम है निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री जो है कर्नाटक से आने वाली निर्मला सीतारमण 2014 से राज्यसभा सांसद है। 2017 में वो रक्षा मंत्री बनी। 2019 से वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री है। दूसरा नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वी उत्तरी क्षेत्र विकास मंत्री। तीसरा नाम है प्रहलाद जोशी, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री। अब बात उस मुद्दे की जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रही है। कई लोग दोस्तों दावा कर रहे हैं सहयोगी दल यानी कि एनडीए के सहयोगियों का दबाव भी सरकार पर बढ़ रहा है और साथ ही साथ कॉकरोच जनता पार्टी और विपक्ष का भी दबाव ज्यादा है और इसी वजह से बड़ा फेरबदल मोदी कैबिनेट में हो सकता है। इस समय दिल्ली की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मोदी कैबिनेट में कौन रहेगा, कौन जाएगा, कौन इन होगा, कौन आउट होगा। क्या वाकई धर्मेंद्र प्रधान आउट होंगे? क्या हरदीप सिंह पुरी की जिम्मेदारी खत्म होगी? और क्या निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बनी रहेंगी या कोई नया चेहरा सामने आएगा? या सोशल मीडिया पर चल रही ये चर्चा केवल अटकलें साबित होंगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में ही मिलेंगे, क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी टीम में बदलाव करते हैं तो वो सिर्फ चेहरों का बदलाव नहीं होता, वो सिर्फ फेरबदल नहीं होता, बल्कि आने वाले वर्षों की राजनीतिक और प्रशासनिक दिशा का संकेत भी माना जाता है। इसीलिए अब पूरे देश की नजर सिर्फ एक चीज पर टिकी है कि अगर कैबिनेट फेरबदल होता है तो आखिर कौन आएगा, कौन जाएगा, किसे नई जिम्मेदारी मिलेगी और किसकी विदाई होगी। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर शामिल कीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।